Hello, let this question a metallic cylindrical vessel whose inner and outer radius R1 and R2 filled with ice at 0 degrees Celsius. Mass of ice in the cylinder is m. Circular portion of the cylinder vessel is sealed completely adiabatic walls. The vessel is kept in air. The temperature of the air is 50 degrees Celsius. How long will it take for the ice to melt completely? Thermal conductivity of the cylinder is K and latent heat is L और latent heat of fusion is capital L बेटा। आइए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं बेटा। यहाँ पे हमारे पास बेटा एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल एल है और इसका जो इनर रेडियस है और आउटर रेडियस दिया हुआ है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है। ये सिलेंडर हो गया बेटा, ठीक है, और इस सिलेंडर की एक्सिस होगी और यहाँ पे इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस यहाँ पे गिवन है बेटा। ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर की बेटा क्या है, एक्सिस है। ये हमने इसकी एक्सिस को देख लिया और इसकी इनर रेडियस यहाँ पे R1 बताई गई है और इसकी जो आउटर रेडियस है वो यहाँ पे R2 बताई गई है और इसके बीच में यहाँ पर हमने क्या भर दिया है, कंप्लीटली आइस को फिल कर दिया है। यहाँ पे कंप्लीटली अपन ने यहाँ पे आइस को भर रखा है, जो यहाँ पे आइस कंप्लीटली भरी गई है। कितने ग्राम, m ग्राम आइस भरी गई है। कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। बाहर जो एयर है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे जो इसकी वॉल्स है, यहाँ पे सर्कुलर वॉल्स, ये एडियाबेटिकली सील्ड है बेटा। अगर ये एडियाबेटिकली सील्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर से नहीं होने वाला है। तो जो भी हीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है ना, वो कैसे ट्रांसफर होगी बेटा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन केवल रेडियली ही हो सकता है ना। सर्कुलर पॉइंट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, केवल और केवल रेडियली ही हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है बेटा। तो अगर सर्कुलर नहीं होगा, केवल रेडियली हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट रिक्वायर्ड है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑफ आइस m ग्राम, टू मेल्ट ऑफ आइस m ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस, m ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट हमें रिक्वायरमेंट है बेटा, Q बराबर ml हीट चाहिए बेटा। तो द रेट ऑफ फ्लो हीट, द रेट या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि टी टाइम में कितना हीट फ्लो होगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि dt टाइम में जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, अगर dt टाइम में हम देखें तो dt टाइम में हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा dq/dt। तो dt टाइम इंटरवल में हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ml/t। यहाँ पे हमने लिख दिया कि टी टाइम में जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ml/t लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया। अब इतनी हीट इसको चाहिए, बट ये हीट देगा कौन बेटा, जो सिलेंडर की इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसकी लेंथ L है, तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा रेडियली, वो क्या करेगी, इस आइस को हीट देगी, जिससे आइस क्या होगी, हमारी मेल्ट हो जाएगी बेटा। तो मतलब यहाँ पे जो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हम जानते हैं कि किसी भी सॉलिड मटेरियल से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, dq/dt। वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, अंदर 0 डिग्री सेल्सियस, बाहर 50, तो टेम्परेचर डिफरेंस इज 50 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, ये द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाता है। अब हमें यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस लिखना होगा और किसी भी सिलेंड्रिकल वॉल्स, जैसे आपने एक सिलेंडर कंसिडर किया, हमने यहाँ पे क्या लिया, एक जो सिलेंडर कंसिडर किया है, हम यहाँ पे एक सिलेंडर रिज्यूम ले रहे हैं कि हमने यहाँ पे सिलेंडर लिया बेटा, ठीक है, इस प्रकार से, और जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ यहाँ पर हमारे पास L है बेटा, ये हमने सिलेंडर लिया बेटा, और इसकी लेंथ कितनी है, L है, और जिसका रेडियस कितना है, जिसके अगर रेडियस की हम बात करते हैं तो उसका रेडियस भी हमें यहाँ पे पता है, ठीक है। तो हमने इसके इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों को कंसिडर कर लिया है, ये हमने यहाँ पे सिलेंडर कंसिडर कर लिया। अब हमें पता है कि सिलेंडर की जो लेंथ है वो तो L है, यहाँ पे आपने कंप्लीटली आइस भर रखी है, आइस भरी है तो आइस क्या होने वाली है, मेल्ट होने वाली है, और इसको मेल्ट होने के लिए जो हीट है वो आपको यहाँ पे सिलेंडर से हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और ये इसकी एक्सिस है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक r डिस्टेंस पे जाके एक स्मॉल dr डिस्टेंस का एक सिलिंड्रिकल कंसिडर कर लिया बेटा। तो हमने जब यहाँ पे सिलिंड्रिकल कंसिडर किया, यहाँ पे dr थिकनेस का, ठीक है, और r रेडियस का, L लेंथ का, और थिकनेस उसकी कितनी रखी बेटा, हमने यहाँ पे उसकी dr रखी, जिससे हम उसका थर्मल रेजिस्टेंस लिख पाए। तो थर्मल रेजिस्टेंस जब हम उसको लिखेंगे तो लेंथ होगी इसकी dr और एरिया उसका हो जाएगा 2πr, सर्कमफेरेंस लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस के लिए, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होगा, उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो हमने इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन किया टोटल थर्मल रेजिस्टेंस के लिए, तो dr के नीचे यहाँ पे r हो गया, और जो मल्टीप्लाई में 1/2πkl है वो आपके बाहर आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है dx के रेस्पेक्ट में, वो इंटीग्रेशन हमेशा ln x होता है। तो ऐसे 1/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2
टू पाई के एल बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन एल एन आर हो जाएगा। अब हमें लिमिट लगानी होगी, तो इनर रेडियस R1 थी, आउटर रेडियस R2 है, तो R1 से R2 इसकी लिमिट हो जाती है, क्योंकि इनर रेडियस इसकी R1 है और आउटर रेडियस आपके पास यहाँ पे R2 है। तो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस जो है आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ln R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई के एल, ये आपके पास यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस आ जाता है। अगर थर्मल रेजिस्टेंस आ गया तो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा dq बाई dt, जो हम जानते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस हमें मालूम है कि 50 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अभी हमने पहले कुछ देर पहले देखा भी था कि यहाँ पे देखा भी था कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ 50 है, 0 है, तो डिफरेंस 50 हो जाएगा। थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू रख देते हैं, तो ln R2 बाई R1 नीचे हो जाएगा और R का वैल्यू ऊपर हो जाएंगे, तो ये 2 पाई के एल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन जो आ जाता है dq बाई dt, वो हो गया 100 पाई के एल अपॉन ln R2 बाई R1 हो जाता है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। इतनी हीट चाहिए और इतनी हीट यहाँ पे वॉल्स दे रही है सिलिंड्रिकल की ना, कर्व सरफेस आपको दे रही है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से dq बाई dt को हम बराबर करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ml अपॉन टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा था, 100 पाई के एल अपॉन ln R2 बाई R1 बेटा, और हमसे क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया, कितना टाइम लगा उसको मेल्ट होने में, तो मल्टीप्लाई कर दो ln R2 बाई R1, यहाँ पे ml हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे जो है बेटा आपके पास हो जाएगा 100 पाई के एल हो जाता है। इस प्रकार से हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया बेटा कि ml ln R2 बाई R1 और अपन 100 पाई के एल हो जाता है। ml आगे लिख लो जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि वो लॉग के साथ नहीं है, लॉग के अलग है बेटा, R2 बाई R1 और नीचे हो गया 100 पाई के एल बेटा, और यही हमारे पास इसका टाइम का फॉर्मूला हो जाता है। टाइम हमसे पूछा गया तो जितना टाइम वो लेगा इसको मेल्ट होने में, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।